नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट यूआई के बारे में। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे इस विषय की तह तक जाने की। हाँ, तो मिशन ये है कि स्विफ्ट यूआई क्या है, कैसे काम करता है और ये पुराने यूआई किट से कितना अलग है। लगता तो है कि ये एप्पल की दुनिया में यूआई बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो तैयार है स्विफ्ट यूआई को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है, ये स्विफ्ट यूआई आखिर है क्या और यूआई किट से इसकी टक्कर कहाँ है? बिल्कुल। तो देखिए, स्विफ्ट यूआई जिसे एप्पल ने 2019 में पेश किया था, यूआई बनाने का एक डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क है। डिक्लेरेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? डिक्लेरेटिव का मतलब है कि आप कोड में बस ये बताते हैं कि यूआई कैसे दिखना चाहिए। आप ये नहीं बताते कि उसे बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अच्छा, मतलब क्या चाहिए ये बताओ, कैसे करें ये सिस्टम देखेगा। बिल्कुल सही पकड़ा। ये यूआई किट के इम्पेरेटिव तरीके से एकदम अलग है। यूआई किट में आप खुद बताते थे, ये बटन बनाओ, इसे यहाँ रखो, अब इसका रंग बदलो। स्विफ्ट यूआई में आप बस अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई मुझे ऐसा यूआई चाहिए। हाँ, और इसका एक बड़ा फायदा है कि कोड देखकर यूआई का अंदाजा लग जाता है और यूआई देखकर कोड समझ आ जाता है। ज्यादा स्पष्ट रहता है सब कुछ। अरे, यूआई किट से मुख्य अंतर क्या हुए फिर, मतलब मोटे तौर पर? हाँ, मोटे तौर पे देखें तो पहला तो स्टाइल, स्विफ्ट यूआई डिक्लेरेटिव, यूआई किट इम्पेरेटिव। फिर यूआई अपडेट्स। स्विफ्ट यूआई में डेटा बदला नहीं कि यूआई अपने आप अपडेट हो जाता है स्टेट बाइंडिंग से। अच्छा। जबकि यूआई किट में आपको मैनुअल मेहनत करनी पड़ती थी, वो सेट नीड्स लेआउट वगैरह कॉल करना पड़ता था। हाँ, याद है। हाँ, और प्लेटफॉर्म्स, स्विफ्ट यूआई सारे एप्पल डिवाइसेस पर चलता है। iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS। यूआई किट ज्यादातर iOS और iPadOS पर ही केंद्रित था। ये तो बड़ा अंतर है, मतलब एक कोड सब जगह। हाँ, काफी हद तक थोड़े बदलावों के साथ चल जाता है। और एक और बात, स्विफ्ट यूआई में व्यूज हल्के स्ट्रक्ट्स होते हैं, जबकि यूआई किट में वो भारी भरकम क्लासेस हुआ करते थे। ये स्ट्रक्ट्स वाला पॉइंट दिलचस्प है। और सीखने के लिहाज से नया डेवलपर कौन सा जल्दी सीखेगा? देखिए, स्विफ्ट यूआई का सिंटैक्स नया है, मॉडर्न है, शायद शुरू में थोड़ा अलग लगे, लेकिन यूआई किट क्योंकि इतने सालों से है तो उसके रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। पर कई लोग मानते हैं कि एक बार वो डिक्लेरेटिव सोच, वो फंडा पकड़ में आ जाए तो स्विफ्ट यूआई ज्यादा आसान और सहज लगता है। ठीक है। अच्छा, कुछ खासियतों का जिक्र था, डिक्लेरेटिव सिंटैक्स, स्टेट ड्रिवन यूआई, क्रॉस प्लेटफॉर्म और लाइव प्रीव्यू। क्रॉस प्लेटफॉर्म और सिंटैक्स की बात तो हुई, ये स्टेट ड्रिवन यूआई क्या चीज है? हाँ, ये तो समझिए स्विफ्ट यूआई की जान है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आप अपने डेटा को, मतलब जो यूआई में दिखाना है या जिससे यूआई कंट्रोल होगा, उसे एट स्टेट, एट बाइंडिंग या एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट जैसे खास प्रॉपर्टी रैपर्स में रखते हैं। ओके। एट स्टेट, एट बाइंड। या और जैसे ही ये डेटा बदलता है, मान लीजिए आपने एक बटन दबाया और काउंटर की वैल्यू बढ़ाई, हाँ। तो स्विफ्ट यूआई देखता है कि अच्छा, ये काउंटर वैल्यू बदली है और कौन सा यूआई एलिमेंट इस वैल्यू पर निर्भर है, और वो उस यूआई एलिमेंट को अपने आप अपडेट कर देता है। अरे वाह, मतलब हमें यूआई किट की तरह खुद जाकर लेबल ढूंढकर उसका टेक्स्ट बदलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, वो वाला सिरदर्द एकदम खत्म। स्विफ्ट यूआई खुद ये काम कर लेता है। हाँ। इसी को रिएक्टिव यूआई कहते हैं। डेटा बदला, यूआई ने रिएक्ट किया। इससे बहुत सारा फालतू का कोड लिखने से बच जाते हैं। ये तो कमाल है। और लाइव प्रीव्यू, वो कैसे मदद करता है? लाइव प्रीव्यू भी बहुत बढ़िया फीचर है। हाँ। एक्स कोड में आप एक तरफ कोड लिखते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ बगल वाली विंडो में आपको उसका यूआई तुरंत लाइव दिखता है। सच में, बिना बिल्ड किए? बदला, कुछ भी छोटा मोटा चेंज किया, वो फौरन नजर आता है। इससे डेवलपमेंट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इटरेशन तेज हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक सवाल है, अगर यूआई अपने आप अपडेट होता है डेटा बदलने पर, तो फिर व्यू का लाइफ साइकिल कैसे मैनेज होता है? मतलब यूआई किट में तो वो व्यू डिड अपीयर जैसे फंक्शंस होते थे ना? हाँ, अच्छा सवाल है। स्विफ्ट यूआई में उस तरफ के स्पष्ट लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं है जैसे यूआई किट में थे। यहाँ सब कुछ स्टेट पर ही निर्भर करता है। मतलब ये कि जैसा हमने कहा, व्यूज हल्के स्ट्रक्ट्स होते हैं, तो जब कोई स्टेट बदलता है, स्विफ्ट यूआई असल में उस व्यू स्ट्रक्ट को, जिसकी बॉडी उस स्टेट पर निर्भर करती है, उसे दोबारा बनाता है, एक नया इंस्टेंस। क्या पूरा व्यू स्ट्रक्ट फिर से बनता है हर बार स्टेट बदलने पर? इससे परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, सुनने में ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस खराब होगी, लेकिन स्विफ्ट यूआई यहाँ बहुत स्मार्ट है। ये असल में पूरी स्क्रीन या पूरा व्यू दोबारा से रेंडर नहीं करता। अच्छा, तो फिर? ये एक प्रक्रिया इस्तेमाल करता है जिसे डिफिंग कहते हैं।
ये नए व्यू स्ट्रक्चर की तुलना पुराने वाले से करता है और पता लगाता है कि असल में क्या बदला है। फिर ये सिर्फ उन्हीं हिस्सों को अपडेट करता है स्क्रीन पर जो बदले हैं, बाकी सब वैसे ही रहता है। ओह, तो ये काफी कुशल है फिर। हाँ, ये रेंडरिंग को आश्चर्यजनक रूप से कुशल बनाता है। हाँ, अगर आपको फिर भी व्यू के स्क्रीन पर आने या हटने पर कुछ खास काम करना है तो उसके लिए ऑन अपीयर और ऑन डिसअपीयर जैसे मॉडिफायर्स मौजूद हैं। समझ गई, ठीक है। और व्यू की बनावट, मतलब व्यू हायरार्की, वो यूआई किट से कैसे अलग है? आपने कहा था व्यू स्ट्रक्ट्स होते हैं। हाँ, और क्योंकि वो स्ट्रक्ट्स हैं यानी वैल्यू टाइप्स, तो वो बहुत हल्के होते हैं मेमोरी के लिहाज से। यूआई किट में व्यूज क्लासेस थे, रेफरेंस टाइप्स, जो ज्यादा मेमोरी लेते थे और जिनका लाइफ साइकिल मैनेज करना पड़ता था। स्विफ्ट यूआई में हायरार्की भी डिक्लेरेटिव है। आप कोड में बताते हैं कि एक वी स्टैक के अंदर 3 टेक्स्ट व्यूज हैं, बस सिस्टम उन्हें मैनेज करता है। आपको यूआई किट की तरह सब एड व्यू, रिमूव फ्रॉम सुपर व्यू कॉल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, स्विफ्ट यूआई व्यूज जरूरत पड़ने पर बनते बिगड़ते रहते हैं, मेमोरी में टिके नहीं रहते जैसे यूआई किट व्यूज रहते थे। और कई व्यूज को एक साथ रखने के लिए व्यू बिल्डर का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, व्यू बिल्डर एक तरह का कंपाइलर मैजिक है। ये आपको किसी फंक्शन या क्लोजर के अंदर एक के बाद एक कई व्यूज लिखने की सुविधा देता है, बिना उन्हें किसी कंटेनर जैसे वी स्टैक या एच स्टैक में मैनुअल रूप से डाले। मतलब कंपाइलर आपके लिए वो कंटेनर वाला काम पर्दे के पीछे कर देता है। इससे कोड थोड़ा ज्यादा साफ और पढ़ने में आसान लगता है, खासतौर पर जब आप कस्टम कंटेनर व्यूज बना रहे हो। ओके, अब ऐप शुरू कैसे होता है? वो ऐप गैलीडे वाला कॉन्सेप्ट गया, और व्यू की सामग्री, वो बॉडी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है? हाँ, ऐप गैलीडे वाली जटिलता काफी कम हो गई है। स्विफ्ट यूआई ऐप का एंट्री पॉइंट एट मेन एट्रीब्यूट से मार्क होता है। ये एक स्ट्रक्ट पर लगता है जो ऐप प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अच्छा, एट मेन एट्रीब्यूट। हाँ, और ये स्ट्रक्ट ऐप का पहला सीन या विंडो डिफाइन करता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्विफ्ट यूआई इस्तेमाल करने के लिए आपको कम से कम iOS 13 चाहिए। ठीक है, और वो बॉडी प्रॉपर्टी? हर स्विफ्ट यूआई व्यू में एक बॉडी नाम की कंप्यूटेड प्रॉपर्टी होती है। यही प्रॉपर्टी तय करती है कि वो व्यू स्क्रीन पर क्या दिखाएगा। ये व्यू का दिल है, समझ लीजिए। और एक जरूरी नियम है, बॉडी को हमेशा सिर्फ एक व्यू लौटाना होता है। अगर आपको स्क्रीन पर एक से ज्यादा चीजें दिखानी है, जैसे एक इमेज और उसके नीचे टेक्स्ट, तो आपको उन्हें किसी कंटेनर व्यू में रखना होगा। कंटेनर व्यू जैसे वी स्टैक चीजों को ऊपर से नीचे रखता है, एच स्टैक चीजों को अगल बगल में रखता है, और जी स्टैक चीजों को एक के ऊपर एक रखता है। समझ गए। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, स्टेट मैनेजमेंट। हमने एट स्टेट और एट बाइंडिंग सुने, पर कुछ और भी थे। एट स्टेट ऑब्जेक्ट, एट एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट, एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, और एक एट पब्लिश्ड भी। इतने सारे क्यों हैं और इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही रैपर चुनना जरूरी है। ये अलग अलग तरीके हैं स्टेट को संभालने के, और इनका फर्क इस बात पर है कि डेटा का मालिक कौन है और डेटा का दायरा, स्कोप क्या है। मालिक और दायरा, ठीक है। हाँ, इनको हम ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। पहला ग्रुप, व्यू के अंदर का डेटा, एट स्टेट। ये सबसे सिंपल है, उन वैल्यूज के लिए जो सिर्फ उसी एक व्यू के अंदर इस्तेमाल होती हैं और व्यू ही उसका मालिक है। जैसे कोई टॉगल ऑन है या ऑफ, या टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट। ये आमतौर पर सिंपल वैल्यू टाइप्स, स्ट्रक्ट्स, इनम्स के लिए होता है। ओके, लोकल स्टेट के लिए एट स्टेट। बिल्कुल। फिर है एट स्टेट ऑब्जेक्ट। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपका स्टेट एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करता हो, और वो ऑब्जेक्ट उसी व्यू के लिए बना है और व्यू ही उसका मालिक है। सबसे जरूरी बात, व्यू के री रेंडर होने पर भी एट स्टेट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को जिंदा रखता है, उसका स्टेट लॉस नहीं होता। अच्छा, ये एट स्टेट जैसा ही है, पर ऑब्जेक्ट्स के लिए और लाइफ साइकिल भी मैनेज करता है। सही। अब दूसरा ग्रुप, व्यू के बाहर से आया डेटा, बाइंडिंग। ये एक तरह का टू वे कनेक्शन है। चाइल्ड व्यू इसके जरिए पेरेंट व्यू के एट स्टेट या एट स्टेट ऑब्जेक्ट वाली प्रॉपर्टी को पढ़ भी सकता है और बदल भी सकता है, पर डेटा का असली मालिक पेरेंट ही रहता है। ठीक है, पेरेंट के स्टेट से लिंक करने के लिए। हाँ, फिर है एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। ये भी एट स्टेट ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, लेकिन यहां व्यू उस ऑब्जेक्ट का मालिक नहीं होता। ऑब्जेक्ट बाहर से, मतलब पेरेंट व्यू से पास किया जाता है। तो एट स्टेट ऑब्जेक्ट और एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट में क्या फर्क हुआ फिर? मुख्य फर्क ओनरशिप और लाइफ साइकिल का है। एट स्टेट ऑब्जेक्ट तब इस्तेमाल करें जब व्यू को ऑब्जेक्ट बनाना है और उसका मालिक बनना है। एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट तब जब ऑब्जेक्ट बाहर से मिल रहा है।
एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट में ये रिस्क रहता है कि अगर पेरेंट व्यू री-रेंडर होता है तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट भी दोबारा बने और स्टेट लॉस हो जाए अगर उसे सही से हैंडल ना किया गया हो। इसलिए अब ज्यादातर केस में एट स्टेट ऑब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है जब व्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हो। ओके, ये महत्वपूर्ण है एट स्टेट ऑब्जेक्ट ओनरशिप के लिए। और एट एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट? एट एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट ये तब काम आता है जब कोई डेटा जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है पूरी व्यू हायरार्की में कई लेवल नीचे तक चाहिए होता है। आप उसे सबसे ऊपर वाले व्यू पर सेट कर देते हैं और फिर कोई भी नीचे वाला व्यू उसे सीधे एक्सेस कर सकता है बिना हर लेवल पर पास किए, जैसे ऐप की थीम या यूजर लॉगिन का स्टेटस। अच्छा, मतलब ग्लोबल जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से। और आखिर में एट पब्लिश्ड। हाँ, एट पब्लिश्ड। ये इन सबसे थोड़ा अलग है। ये प्रॉपर्टी रैपर एट स्टेट या एट बाइंडिंग की तरह व्यू में इस्तेमाल नहीं होता। ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली क्लास के अंदर इस्तेमाल होता है। क्लास के अंदर? हाँ, जब आप क्लास की किसी प्रॉपर्टी को एट पब्लिश्ड मार्क करते हैं तो जैसे ही उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलती है वो अपने आप उन सभी व्यूज को सिग्नल भेज देता है जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एट स्टेट ऑब्जेक्ट या एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट के जरिए देख रहे हैं। ये ऑटोमेटिक अपडेट नोटिफिकेशन का काम करता है। समझ गया। तो ये सब मिलकर स्टेट मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल सही रैपर चुनना जरूरी है ताकि डेटा फ्लो सही रहे और परफॉर्मेंस भी ठीक रहे। और इसमें कंबाइंड फ्रेमवर्क का क्या रोल है? देखिए, स्विफ्ट यूआई अपने आप में रिएक्टिव है, मतलब स्टेट बदलने पर रिएक्ट करता है। कंबाइंड फ्रेमवर्क एप्पल का अपना फ्रेमवर्क है एसिंक्रोनस इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, जैसे नेटवर्क से डेटा आना या टाइमर चलना। कंबाइंड पब्लिशर्स देता है जो समय के साथ वैल्यूज भेजते हैं। स्विफ्ट यूआई के एट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, एट स्टेट ऑब्जेक्ट जैसे रैपर्स इन पब्लिशर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही कंबाइन का पब्लिशर कोई नई वैल्यू भेजता है, जैसे नेटवर्क से डेटा आ गया, रैपर स्विफ्ट यूआई को बताता है और यूआई अपडेट हो जाता है। ये दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, अब लेआउट पर आते हैं। स्क्रीन पर चीजें अरेंज कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनती हैं, और नेविगेशन मतलब एक स्क्रीन से दूसरी पर जाना। हाँ, इसके लिए भी स्विफ्ट यूआई में डिक्लेरेटिव तरीके हैं। लिस्ट्स, सिंपल लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट व्यू है। ये स्क्रोलिंग लिस्ट बना देता है जिसमें स्टैंडर्ड iOS स्टाइलिंग होती है। आसान लगता है। हाँ, काफी आसान है, लेकिन अगर लिस्ट बहुत लंबी हो, मान लीजिए हजारों आइटम्स हैं, तो लिस्ट शायद उतना परफॉर्मेंट ना हो। उसके लिए लेजी वी स्टैक वर्टिकल लिस्ट के लिए या लेजी एच स्टैक हॉरिजॉन्टल के लिए हैं। लेजी मतलब आलसी। हाँ, एक तरह से। लेजी का मतलब है कि ये कंटेनर सिर्फ वही आइटम्स व्यूज बनाता और मेमोरी में रखता जो उस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं, जो आइटम स्क्रीन से बाहर जाते हैं वो हट जाते हैं और जो नए आते हैं वो बन जाते हैं। इससे बहुत मेमोरी बचती है और परफॉर्मेंस अच्छी रहती है बड़ी लिस्ट्स के लिए। ये तो बहुत काम का है। और लिस्ट में आइटम्स कैसे डालते हैं? उसके लिए अक्सर फॉर ईच स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। आप उसे अपना डेटा एरे देते हैं और वो हर आइटम के लिए एक व्यू बना देता है। बस ये जरूरी है कि आपका डेटा आइडेंटिफाएबल हो, मतलब हर आइटम की एक यूनिक आईडी हो ताकि स्विफ्ट यूआई उन्हें ट्रैक कर सके। ठीक है। और नेविगेशन? एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए, जिसे स्टैक नेविगेशन कहते हैं, उसके लिए iOS 16 से नेविगेशन स्टैक इस्तेमाल होता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है पुराने नेविगेशन व्यू से। नेविगेशन स्टैक? हाँ, इसके अंदर आप नेविगेशन लिंक इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा व्यू होता है जैसे बटन या टेक्स्ट, जिस पर टैप करने से वो आपको दूसरी स्क्रीन पर ले जाता है, उसे स्टैक पर पुश कर देता है। प्रोग्राम के जरिए नेविगेट करना भी संभव है, मतलब बिना यूजर के टैप किए किसी कंडीशन के आधार पर। और वो जो स्क्रीन नीचे से ऊपर आती है, पॉपअप जैसी? हाँ, उन्हें मॉडल प्रेजेंटेशंस कहते हैं। उसके लिए डॉट शीट मॉडिफायर है जो एक कार्ड की तरह व्यू दिखाता है, या फिर डॉट फुल स्क्रीन कवर है जो पूरी स्क्रीन ढक लेता है। आईपैड पर डॉट पोवर व्यू भी होता है। ये अलग अलग तरीकों से व्यूज को अस्थायी रूप से दिखाने के काम आते हैं। ओके, अब एनिमेशंस की बात करते हैं। सुना है वो स्विफ्ट यूआई में बहुत आसान हो गए हैं। हाँ, काफी हद तक तो हैं। बेसिक एनिमेशन करना बहुत आसान है। अब बस किसी व्यू पर डॉट एनिमेशन मॉडिफायर लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरह का एनिमेशन चाहिए, जैसे डॉट डिफॉल्ट या डॉट स्प्रिंग। बस इतना ही? हाँ। अब जब भी उस व्यू से जुड़ा कोई स्टेट बदलेगा, जैसे उसका साइज, कलर, पोजीशन, स्विफ्ट यूआई उसे अपने आप एनिमेट कर देगा। इसे इम्प्लिसिट एनिमेशन कहते हैं। वाह। और अगर ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो?
अगर आपको किसी खास स्टेट चेंज पर ही एनिमेशन करना है और ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो आप उस स्टेट को बदलने वाले कोड को विद एनिमेशन ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। इसे एक्सप्लिसिट एनिमेशन कहते हैं। यह आपको ज्यादा फाइन ग्रेन कंट्रोल देता है। ठीक है, एक मैच्ड ज्योमेट्री इफेक्ट का भी जिक्र था, वो क्या खास चीज है? अरे मैच ज्योमेट्री इफेक्ट तो कमाल की चीज है। ये थोड़ा एडवांस्ड है पर बहुत शक्तिशाली है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी इमेज है, थंबनेल की तरह, और आप चाहते हैं कि जब यूजर उस पर टैप करे तो वो इमेज स्मूथली बड़ी होकर फुल स्क्रीन व्यू बन जाए बिना किसी जंप के। हाँ, ऐसा एनिमेशन देखा है एप्स में। वो मैच जियोमेट्री इफेक्ट से होता है। आप थंबनेल व्यू और फुल स्क्रीन व्यू दोनों को एक ही इफेक्ट से टैग कर देते हैं। फिर जब आप एक को हटाकर दूसरे को दिखाते हैं, स्विफ्ट यूआई उन दोनों के साइज और पोजीशन के बीच एक स्मूथ ट्रांजिशन बना देता है। ऐसा लगता है जैसे वही व्यू बड़ा हो गया। ये तो बहुत पावरफुल लगता है। हाँ है, इससे बहुत अच्छी यूआई ट्रांजिशंस बनते हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या हम स्विफ्ट यूआई कोड को पुराने यूआई किट कोड के साथ मिला सकते हैं? मान लीजिए किसी का ऐप पहले से यूआई किट में बना हुआ है और वो धीरे धीरे स्विफ्ट यूआई अपनाना चाहता है। बिल्कुल, और ये बहुत आम सिनेरियो है। एप्पल ने इसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। आप दोनों को आराम से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको कोई पुराना यूआई किट व्यू, जैसे कोई खास मैप व्यू या वेब व्यू, स्विफ्ट यूआई में इस्तेमाल करना है, तो आप उसे यू व्यू रिप्रेजेंटेबल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके रैप कर सकते हैं। यू व्यू रिप्रेजेंटेबल? हाँ, और अगर कोई पुराना यूआई किट व्यू कंट्रोलर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए यूआई व्यू कंट्रोलर रिप्रेजेंटेबल है। ये एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। और उल्टा, अगर स्विफ्ट यूआई में बना कोई व्यू यूआई किट ऐप में दिखाना हो, उसके लिए यूआई होस्टिंग कंट्रोलर है। आप अपने स्विफ्ट यूआई व्यू को यूआई होस्टिंग कंट्रोलर में डालते हैं और वो आपको एक सामान्य यूआई किट व्यू कंट्रोलर दे देता है, जिसे आप अपने यूआई किट ऐप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी और व्यू कंट्रोलर को करते हैं। अच्छा, तो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन मुमकिन है। हाँ बिल्कुल। डेटा पास करने और यूआई किट के डेलीगेट पैटर्न को स्विफ्ट यूआई के साथ काम कराने के लिए भी तरीके हैं, जैसे इनिशियलाइजर में डेटा पास करना, एट बाइंडिंग इस्तेमाल करना या कोऑर्डिनेटर पैटर्न का इस्तेमाल करना। तो माइग्रेशन आसान हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें। क्या स्विफ्ट यूआई इस्तेमाल करते हुए कुछ आम दिक्कतें आती हैं, परफॉर्मेंस को लेकर या डीबगिंग को लेकर, और कोड को मेंटेन करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। परफॉर्मेंस, जैसा हमने पहले बात की, कभी कभी परफॉर्मेंस एक मुद्दा बन सकती है, खासकर अगर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा व्यू अपडेट्स हो रहे हों बिना वजह। परफॉर्मेंस किसी व्यू की बॉडी प्रॉपर्टी में कोई बहुत भारी कंप्यूटेशन हो रही हो। परफॉर्मेंस व्यू हायरार्की बहुत ज्यादा गहरी नेस्टेड हो। परफॉर्मेंस बड़ी लिस्ट्स के लिए लेजी कंटेनर्स का इस्तेमाल न किया गया हो। तो समाधान क्या है? समाधानों में शामिल हैं स्टेट अपडेट्स को जरूरत के हिसाब से सीमित करना, एट स्टेट ऑब्जेक्ट का सही इस्तेमाल ताकि ऑब्जेक्ट बार बार ना बने, भारी कंप्यूटेशन को बॉडी से बाहर निकालना, लेजी वी स्टैक या लेजी ए स्टैक का इस्तेमाल करना, और जरूरत पड़ने पर इक्विटेबल व्यू का इस्तेमाल करके अनावश्यक व्यू अपडेट्स को रोकना। ठीक है, और डीबगिंग, क्या वो मुश्किल है? एक्सकोड के लाइव प्रीव्यूज डिबगिंग में बहुत मदद करते हैं। लेआउट की समस्याएं समझने के लिए आप किसी व्यू पर अस्थायी रूप से डॉट बॉर्डर या डॉट बैकग्राउंड लगाकर देख सकते हैं कि वो कितनी जगह ले रहा है। एक्सकोड का व्यू हायरार्की डिबगर भी काम आता है। लेकिन हाँ, कभी कभी स्विफ्ट यूआई के रन टाइम एरर मैसेज थोड़े क्रिप्टिक हो सकते हैं, मतलब उनसे सीधे सीधे पता नहीं चलता कि गड़बड़ कहाँ है। यूआई किट के मुकाबले इसमें थोड़ी चुनौती आ सकती है कभी कभी। और कोड को मेंटेन करना, कोड साफ सुथरा कैसे रखें? कुछ टिप्स हैं। अपने व्यूज को छोटे छोटे दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले कंपोनेंट्स में तोड़ें। एक ही व्यू में सब कुछ मत डालिए। कोई अच्छा आर्किटेक्चर पैटर्न अपनाएं, जैसे MVVM स्विफ्ट यूआई के साथ अच्छा काम करता है। स्टेट मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी रैपर्स जैसे एट स्टेट ऑब्जेक्ट, एट बाइंडिंग आदि का सही और सोच समझकर इस्तेमाल करें। कोड को डिक्लेरेटिव रखने की कोशिश करें, जिससे वो पढ़ने में आसान हो। प्रीव्यू प्रोवाइडर्स का फायदा उठाएं ताकि आप अलग अलग स्टेट्स में अपने कंपोनेंट्स को आसानी से देख सकें। और हाँ, व्यूज के लिए स्ट्रक्ट्स क्यों? क्योंकि स्ट्रक्ट्स वैल्यू टाइप्स होते हैं, जिससे स्टेट में बदलाव ज्यादा अनुमानित, प्रिडिक्टेबल होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं क्लासेस के मुकाबले। और मेमोरी मैनेजमेंट, क्या उसमें भी कुछ ध्यान रखना होता है, जैसे यूके किट में रिटेन साइकिल वगैरह होते थे? हाँ, सामान्य स्विफ्ट मेमोरी मैनेजमेंट रूल्स यहां भी लागू होते हैं।
क्लोजर्स में सेल्फ को कैप्चर करते वक्त वीक सेल्फ का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर जब आप ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो, वरना मेमोरी लीक या रिटेन साइकिल हो सकता है। और एड स्टेट ऑब्जेक्ट का सही इस्तेमाल ना करने से भी अनावश्यक ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में रह सकते हैं। ठीक है। और कंकरेंसी मतलब बैकग्राउंड टास्क्स वगैरह कैसे हैंडल करते हैं? स्विफ्ट की नई कंकरेंसी फीचर्स एसिंक अवेट के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होता है। आप व्यू के साथ एसिंक्रोनस काम को जोड़ने के लिए डॉट टास्क मॉडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट टास्क? हाँ, ये मॉडिफायर व्यू के स्क्रीन पर आते ही अपना एसिंक्रोनस टास्क शुरू कर देता है और जैसे ही व्यू स्क्रीन से हटता है वो टास्क अपने आप कैंसिल हो जाता है। ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को बहुत आसान बना देता है। और ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी यूआई अपडेट हमेशा मेन थ्रेड पर ही होना चाहिए, जिसके लिए आप @main actor का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर स्विफ्ट यूआई डेवलपमेंट का एक नया पैराडाइम है। डिक्लेरेटिव सोच, स्टेट ड्रिवन अपडेट्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्षमता और स्टेट लेआउट एनिमेशन को संभालने के नए तरीके। बिल्कुल, इसका मकसद कई मामलों में यूआई डेवलपमेंट को आसान और तेज बनाना है। रिएक्टिव नेचर बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड कम करती है और ये मॉडर्न डेवलपमेंट पैटर्न के साथ अच्छी तरह फिट बैठता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, एक सीखने की अवस्था तो है ही, खासकर वो डिक्लेरेटिव तरीके से सोचना सीखने में वक्त लगता है अगर आप यूआई किट से आ रहे हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा कस्टम और जटिल यूआई बनाना शायद अभी भी यूआई किट में ज्यादा आसान लगे। परफॉर्मेंस पर ध्यान देना पड़ता है, खासकर गहरे नेस्टेड व्यूज या बड़ी लिस्ट्स में। और जैसा मैंने कहा, डीबगिंग कभी-कभी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये फायदे और नुकसान दोनों के साथ आता है। हाँ, हर टेक्नोलॉजी की तरह, लेकिन एप्पल इसे लगातार बेहतर बना रहा है और ये निश्चित रूप से भविष्य है एप्पल प्लेटफॉर्म्स पर यूआई बनाने का। ठीक है, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए हमारे सुनने वालों के लिए। हाँ, तो स्विफ्ट यूआई जिस तरह डिक्लेरेटिव यूआई कंबाइन और नई कंकरेंसी को अपना रहा है और जिस तरह ये चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए पुराने इम्पेरेटिव तरीके का मतलब यूआई किट वाले तरीके का ऐसा कौन सा पहलू है, कौन सी ऐसी क्षमता है जो डेवलपर्स को शायद सबसे ज़्यादा याद आती होगी? क्या वो हर छोटे स्टेप पर मिलने वाला बारीक कंट्रोल है या कुछ और जिसे छोड़ना शायद सबसे मुश्किल लगता है, भले ही स्विफ्ट यूआई उसका कोई ना कोई विकल्प क्यों ना देता हो? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है स्विफ्ट यूआई की ये दुनिया अब हमारे सुनने वालों को थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी।